नमस्कार विद्यार्थियों। और आज अभी मेरे साथ हैं आप शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी की क्लास में। विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है विद्यालय प्रभावशीलता, स्कूल इफेक्टिवनेस। यह हमारी छठी वीडियो है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि आप शिक्षा मनोविज्ञान विषय को चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे हैं या रीट में पढ़ रहे हैं, ये जो वीडियोस है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली है। और मैं लगभग 40 से 50 वीडियो में आपका संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का कोर्स करवा दूंगी। अब आप जिस भी लेवल के हैं, कुछ बिंदु अलग हैं, उन बिंदुओं को मैं बकायदा संकेतित कर दूंगी कि यह बिंदु केवल रीट में है या केवल फर्स्ट ग्रेड में है। बाकी जो सामान्य बिंदु है वह सभी में कॉमन है। अतः आप मुझसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। यह विषय वैसे तो फर्स्ट ग्रेड में है, लेकिन यदि आप बीएड, शिक्षा शास्त्री या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जहां की आपके विद्यालय प्रशासन करके कोई पेपर है, तो वहां भी यह विषय आपके लिए उपयोगी होगा। और वैसे भी आप जब टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको विद्यालय के बारे में सामान्य रूप से जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में चाहे इसको प्रत्यक्ष रूप से दे रखा हो, लेकिन यह विषय सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए हम आगे चलते हैं कि विद्यालय प्रभावशीलता है क्या। विद्यालय प्रभावशीलता का अर्थ है शिक्षण तथा अधिगम पर विद्यालय का प्रभाव। यानी कि जब हम विद्यालय प्रभावशीलता की बात कर रहे हैं तो विद्यालय यानी कि वह स्थान जहाँ पर शिक्षण का कार्य होता है, जहाँ पर कि अधिगम का कार्य होता है। तो क्या हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि विद्यालय इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है, तो उत्तर आएगा निश्चय ही विद्यालय शिक्षण और अधिगम दोनों को प्रभावित करता है। तो इस बिंदु के अंतर्गत इसी बात को जानने का प्रयास किया गया है। विद्यालय एक मध्यस्थ चर है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम के प्रमुख कार्य संपन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि विद्यालय एक मध्यस्थ चर है। कैसा चर है? मध्यस्थ चर है। विद्यालय का अर्थ हम जान लेते हैं। विद्यालय वह स्थान है जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी जानते हैं हम, विद्यालय समाज की एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। यानी कि विद्यार्थी का सर्वांगीण जो विकास है वह विद्यालय के माध्यम से होता है। विद्यालय शब्द के लिए आंग्ल भाषा में स्कूल शब्द का प्रयोग किया जाता है, हम सभी जानते हैं। और इस स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक शब्द स्कोला से हुई है। ध्यान दीजिएगा, स्कूल शब्द है, स्कूल शब्द किससे निकला है? ग्रीक भाषा के स्कोला से, जिससे तात्पर्य है अवकाश। यानी स्कोला का अर्थ क्या हुआ? अवकाश। अतः विद्यालय वह स्थान है जहां बालकों को सीखने हेतु अवकाश अर्थात स्वतंत्रता मिलती है। एक और है इसका अर्थ कि प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थलों को ही विद्यालय कहा जाता था। उस समय यूनान में एक परंपरा थी कि जब भी अपने काम से जो युवक थे फ्री होते थे तो वहाँ चले जाते थे और उस स्थान को ही धीरे धीरे विद्यालय, स्कूल या स्कोला कहा जाने लगा। यानी कि उस समय स्कोला कहा जाता था, जो कि उस स्कोला से स्कूल शब्द बना और स्कूल का अर्थ है हिंदी में विद्यालय। परिभाषा हम देख लेते हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि जहाँ बालक के वांछित विकास हेतु विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है वह संस्था विद्यालय कहलाती है। देखिए छात्रों, हमेशा जब परिभाषा आप याद कर रहे हैं तो कीवर्ड निकालें। जॉन डीवी क्या कह रहे हैं कि विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। बालक को विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसाय की जो शिक्षा दी जाती है वह संस्था क्या कहलाती है? विद्यालय। आगे हम देखेंगे, जे.एम. रास है। जे.एम. रास कहते हैं कि समाज हेतु योग्य सदस्यता के लिए बालक को तैयार करना ही विद्यालय का प्रमुख कार्य है। रास ने क्या कहा कि समाज हेतु योग्य सदस्यता के लिए, मतलब कि समाज हेतु एक योग्य सदस्य को जो तैयार किया जाता है वह संस्था विद्यालय कहलाती है।
तो जॉन डीवी तो क्या कह रहे हैं कि विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसाय की शिक्षा जहाँ दी जाती है, वहीं जो जे.एम. रास है वो कह रहे हैं कि समाज हेतु एक सुयोग्य नागरिक तैयार किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो विद्यालय है वह समाज के द्वारा स्थापित होते हैं। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम एवं महत्वपूर्ण केंद्र है। शिक्षा की परिभाषा में मैं आपको बता चुकी हूँ कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक क्या होते हैं। उसमें औपचारिक शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र है, सर्वोत्तम और महत्वपूर्ण केंद्र है, वह विद्यालय है। विद्यालय में बालक का वांछनीय दिशा में संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास किया जाता है। विद्यालय समाज के लिए उपयोगी नागरिकों का निर्माण करता है और तो और विद्यालय बालकों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करता है। वहीं विद्यालय में निश्चित समय, निश्चित विधियां, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाता है कि जैसे विद्यालय में हमने प्रवेश लिया है, उनके कुछ निश्चित मानदंड होते हैं, उनके आधार पर वहाँ शिक्षण करवाया जाता है, इसीलिए इसको औपचारिक संस्था कहा गया है। तो यह हमने विद्यालय के बारे में एक सामान्य जानकारी जुटाई। आगे हम चलते हैं कि शिक्षण अधिगम में विद्यालय प्रभावशीलता, कि हम विद्यालय का जो प्रभाव है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार से देखते हैं या ये किस प्रकार से इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जानेंगे हम। विद्यार्थियों को विशेष प्रकार का ज्ञान प्रदान करने, अभिवृत्ति विकास करने तथा कौशल सिखाने हेतु सहायक। जी हाँ, एक अच्छा विद्यालय बालक को विशेष प्रकार का ज्ञान प्रदान करने में, उसकी अभिवृत्ति विकास में और उसको विविध प्रकार के कौशल सिखाने में अपनी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। हम सभी जानते हैं कि जो विद्यालय का, जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, वह निश्चित रूप से बालक को प्रभावित करता है। हमारी कोशिश भी रहती है कि हमारा जो बालक है वह अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करे। उसका कारण क्या है कि वह जैसे विद्यालय में जाएगा वैसी ही अभिवृत्तियां उसकी जागृत होगी। आगे हम देखें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल आयोजन में सहायक, बालक के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास हेतु अग्रसर। जो विद्यालय होते हैं वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। देखिए, जब तक अच्छा वातावरण नहीं है, जब तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, तब तक हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी नहीं बना सकते हैं। उसके लिए विद्यालय का जो वातावरण है वह सकारात्मक होना चाहिए। मान लीजिए खुले के अंदर स्कूल चल रहा है, वहाँ बहुत धूप है, बारिश है, तो बच्चे गीले हो रहे हैं या बैठने के लिए स्थान नहीं है, तो क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी हो पाएगी? नहीं। इसका मतलब विद्यालय का भवन चाहे ईंट या पत्थर का हो, लेकिन वह हमारी शिक्षण अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। आगे हम देखेंगे कि बालक के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास हेतु सहायक। छात्रों, मैं आपको यहाँ बताऊं कि जब हम विद्यालय भवन की बात कर रहे हैं तो विद्यालय में भवन तो है ही, लेकिन उसके साथ में जो उसका प्रशासनिक तंत्र यानी कि विद्यालय प्रबंधन जो है वह भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आगे हम देखें कि विद्यार्थियों को उच्च उपलब्धि मार्ग, जिसको हम कहेंगे प्लेसमेंट सर्विसेज, दिलवाने में सहायक। एक अच्छा जो विद्यालय होता है वह लगातार इस प्रयास में रहता है कि हमारे यहाँ से जो निकले हुए बालक हैं उनका अच्छी व्यावसायिक संस्थाओं में एडमिशन हो, या फिर मान लीजिए विद्यालय पास करने के बाद में कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें सीधे प्रवेश मिलता है, तो वह निश्चित रूप से यह इस प्रयास में रहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट हो, ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनको नौकरी उपलब्ध हो जाए। समुचित कक्षा, कक्ष एवं विद्यालय वातावरण। विद्यालय प्रभावशीलता का एक मुख्य तथ्य, एक फैक्टर है कि कक्षा कक्ष होते हैं वह विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार, कक्षाओं के अनुसार समुचित होने चाहिए, और वहाँ का जो वातावरण है वह भी शांत और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुकूल होना चाहिए। नेतृत्व क्षमता में सहायक। हमारी जो कक्षाओं में बालक पल रहा होता है तो वहाँ हम एक श्रेष्ठ नेता के दर्शन भी करते हैं उस बालक में, क्योंकि वही उसी कक्षा से निकला हुआ विद्यार्थी आगे समाज में जाकर नेतृत्व करने वाला होता है। अतः अच्छे जो विद्यालय होते हैं वह अपने परिसर में ऐसी कई
कई प्रकार की एक्टिविटीज़ को करवाते हैं, जिससे विद्यालय की जो विद्यार्थी है उसकी नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। विद्यालय स्तर पर कई सारी प्रतियोगिताओं का, कई सारी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनका आयोजन किया जाता है, जिससे बालक की नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। आगे हम देखें श्रेष्ठ प्रबंधन हेतु मार्गदर्शक। जो विद्यालय है वह किस तरह से अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए, तो विद्यालय जो प्रभावशीलता है उसमें ये तत्व भी आएगा कि श्रेष्ठ प्रबंधन किस तरह से हो, जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अच्छी प्रकार से चल सके। आगे हम देखेंगे कि विद्यालय प्रभावशीलता वृद्धि हेतु उपाय, मतलब सरकार के द्वारा या हम अपने स्तर पर कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम विद्यालय प्रभावशीलता को उन्नत करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए हम देखें। विद्यालय के प्रभावी ढंग से प्रदर्शन हेतु विद्यालय प्रमुख का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो राजा से मतलब जो विद्यालय का नेतृत्व कर रहा है वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, इसके लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। तो पहला जो संस्था प्रधान है उसके सशक्तिकरण हेतु कार्य करना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को विद्यालय प्रधानाचार्य हेतु एक पृथक कैडर बनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आप राज्य स्तर पर प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के लिए समय समय पर उनके ओरिएंटेशन करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि वह अपने विद्यालय को समायोजित कर सके, अच्छी तरीके से प्रशासित कर सके। अतः विद्यालय में एक पूर्णकालिक प्रधानाचार्य अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ प्रधानाचार्य की बात की है कि किसी भी विद्यालय में अच्छे प्रकार से कार्य हो, उसके लिए एक स्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई नेता नहीं है, मुखिया नहीं है, तब तक घर की स्थितियों की क्या होती है, क्या हालत होती है, हम सब जानते हैं। सभी अपने आप को प्रमुख मान बैठते हैं, सभी अपने आप को नेता मान बैठते हैं, और जब परिवार में सभी नेता हो जाते हैं तो फिर घर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही स्थिति यहाँ विद्यालय में है कि यदि एक संस्था प्रधान नहीं होगा तो सब अपनी मनमानी करेंगे। अतः स्थायी प्रधानाचार्य होना अत्यंत आवश्यक है। आगे हम देखें, भविष्य के विद्यालयों में प्रधानाचार्य को प्रशिक्षण देने के लिए NUEPA, ध्यान दीजिएगा, आप इस संस्था के बारे में विस्तार से भी पढ़ सकते हैं, पर राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र ने एक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया है जिसे पूरे देश में वर्तमान में कार्यान्वित किया जा रहा है। मतलब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित करने के लिए किस संस्था को जिम्मेदारी दी गई है, किसको दी गई है? NUEPA को। आगे बढ़ते हैं हम। यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर शाला सिद्धि नामक एक व्यापक विद्यालय मूल्यांकन प्रारूप को तैयार करती है और यह नवंबर 2016 से प्रारंभ हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस तथ्य को आप याद रखिएगा। इसमें आत्म मूल्यांकन और विद्यालय के सभी पक्षों का मूल्यांकन एक घटक है। इसमें आत्म मूल्यांकन का भी अवसर दिया जाता है और विद्यालय के सभी पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाता है। अपनी सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने और उन्हें बनाने के लिए विद्यालयों के द्वारा आत्म मूल्यांकन का उपयोग किया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों को का समक्ष आधार डाटा बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे बच्चों के एक कक्षा से अगली कक्षा में जाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाती है और ड्रॉप आउट यदि कहीं होता है तो उसका भी पता इससे बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विद्यालय प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक तो संस्था प्रदान का, स्थायी संस्था प्रदान का होना अत्यंत आवश्यक है। जो केंद्र सरकार है वह भी राज्य सरकार को यही कह रही है कि एक अलग से कैडर बनाइए। आप एक संस्था को पर्टिकुलर कार्य दे दिया गया है कि आप इनके आत्म मूल्यांकन के लिए, विद्यालय के मूल्यांकन के लिए कार्य कीजिए। अब हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार 2009। इसमें भी कुछ विद्यालय के लिए संकेत दिए गए हैं जिसके द्वारा एक प्रभावी विद्यालय का निर्माण हो सकता है। इसके अंतर्गत आदर्श विद्यालय की संकल्पना की गई है। विद्यालय का भवन हेतु यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कक्षा को पढ़ाने के लिए एक कक्ष अवश्य होना चाहिए।
अर्थात यदि विद्यालय में 1 से 10वीं कक्षा है तो विद्यालय में 10 कक्ष होने चाहिए। मतलब शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है उसके अंतर्गत विद्यालय भवन को लेकर के काफ़ी सारी बातें हुई है। उसमें मोटे मोटे रूप से समझ में ये आता है कि अगर आपकी स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर 5 कक्षाएं हैं तो 5 कक्ष अवश्य होने चाहिए। मतलब कि हर कक्षा को पढ़ाने के लिए एक अलग कक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कक्ष में 5 कक्षाओं को बैठा करके पढ़ा रहे हैं, और देखा जाए तो ये मानवोचित ढंग से भी ठीक नहीं है, क्योंकि सबके पाठ्यक्रम अलग है, सबका स्तर अलग है। तो हम एक ही कक्ष में बिठा करके किस तरह से 4-5 कक्षाएं लगा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या सुझाव दिया इन्होंने। एक प्रधानाचार्य कक्ष होना चाहिए। विद्यालय की बात कर रहे हैं कि अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग कक्ष हो एक तो, और दूसरा प्रधानाचार्य कक्ष हो। एक समस्त अध्यापकों का कक्ष हो, जिसको कि हम स्टाफ रूम भी कह सकते हैं। एक सह प्राध्यापक का कक्ष हो, यानी कि यदि उप प्रधानाचार्य है या आप कहें इंचार्ज कह दें उनको, तो उनके लिए भी एक कक्ष होना चाहिए। एक पुस्तकालय, एक भंडार गृह, एक शौचालय यदि लड़के और लड़की, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग है। मतलब कि कोएड स्कूल है तो उसके लिए एक लड़कियों के लिए होना चाहिए और एक लड़कों के लिए होना चाहिए। पृथक पृथक लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग खेल का मैदान होना चाहिए। मिड डे मील भोजन वितरण हेतु एक कक्ष होना चाहिए। यह सब मिलकर ही आदर्श विद्यालय भवन का निर्माण करते हैं। मतलब न्यूनतम इतने से इतने कक्ष तो होने ही चाहिए। कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अलग अलग कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, उप प्रधानाचार्य कक्ष, स्टाफ रूम और भंडार गृह, और मिड डे मील वितरण के लिए एक कक्ष, खेल का मैदान, एक पुस्तकालय, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न यहाँ यूँ बनेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके अनुसार क्या क्या आवश्यक है, आपको ये दे दिया जाएगा। कुछ एक ऐसा तत्व दिया जाएगा जो आवश्यक नहीं होगा, या फिर ये कहा जाएगा कि इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, तब भी आपको देखना है। कुल मिलाकर इस संकल्पना को आप स्पष्ट कीजिएगा। बेसिक सी चीज़ है, आप ये ध्यान रखिए कि एक विद्यालय में क्या क्या न्यूनतम भवन की दृष्टि से होना चाहिए, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, अभ्यास हेतु प्रश्न देखते हैं कि विद्यालय प्रशासन या विद्यालय प्रभावशीलता से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। पहला देखेंगे, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। उत्पत्ति यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? यस, सही उत्तर है ग्रीक। स्कूल शब्द किसे? ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से? स्कोला। देखिए यहाँ प्रश्न और भी बन सकता है, कौन से शब्द से? स्कोला से। स्कोला का अर्थ क्या है? स्कोला का अर्थ है अवकाश। आगे हम देखेंगे, निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित योजना एवं निश्चित विधियों द्वारा संपन्न करने वाला स्थान कहलाता है। औपचारिक शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर, क्या कहलाता है? विद्यालय। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, विद्यालय को किस प्रकार का चर माना जाता है। मैंने पहले ही बताया था किस प्रकार का चर है, मध्यस्थ चर। वेरी गुड। आगे है, औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण केंद्र क्या है, बताइए क्या है। यस, विद्यालय। औपचारिक शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह विद्यालय है। आगे हम देखेंगे, विद्यालय की प्रभावशीलता को निम्न में से किसके अंतर्गत देखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस को। पहला, लोकतांत्रिक भावना को स्थान, समायोजन शक्ति का विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान, उपर्युक्त सभी। तो विद्यालय प्रभावशीलता में कौन कौन से तत्व आते हैं। लोकतांत्रिक भावना आती है, क्यों? क्योंकि विद्यालय जो समाज का लघु स्वरूप है। समायोजन शक्ति, बिल्कुल सभी समायोजित होनी चाहिए, न केवल प्रधानाचार्य, न केवल शिक्षक, अपितु सभी छात्र, तो यह भी आएगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान, जब तक आपको नहीं है तब तक आपका विद्यालय आगे कैसे बढ़ेगा, तो ये भी आएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। वेरी गुड। आगे हम देखें, छठा प्रश्न है, विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रिया एवं व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। अभी परिभाषा मैंने आपको याद करवाई कि विशिष्ट क्रिया व व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है, वह संस्था विद्यालय है। बताइए किसने कहा था? जॉन डीवी ने। तो विद्यार्थियों, इस तरह से
हमारा ये छोटा सा टॉपिक है जो पूर्ण हुआ। मैं समझती हूँ कि विद्यालय की समस्त जानकारी जो आपको चाहिए वो इस वीडियो से आपको मिल गई होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यालय का क्या योगदान है और विद्यालय प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं के बारे में हमने बात की। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।